Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the chapter number 8, which is the structure and the function localization of cerebrum cortex. इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम ना डिफरेंट पढ़ेंगे कि किस तरह मेमोरी का हम पढ़ेंगे, सेरिब्रम डोमिनेंट पढ़ेंगे, डिफरेंट लेयर्स जो होती है वो पढ़ेंगे, ठीक होगा। और इस चैप्टर एज़ कम्पेयर अगर आप बुक से करेंगे ना तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ की डिटेल दी है जो कि नहीं चाहिए। तो मैंने इसके लिए लहदा से नोट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म भी उसकी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म भी अवेलेबल है। अब इसको करने से पहले ये बता दें मैं इनके सेरिब्रम कॉर्टेक्स कि हम इसमें फंक्शन और उसकी लोकलाइजेशन पढ़नी है। फिर हम पढ़ेंगे उसके डिफरेंट लॉब्स होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनके फंक्शन क्या है। फिर मेमोरी हम पढ़ेंगे, फिर हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर एरिया पढ़ेंगे जिसमें विंकिंस एरिया आएगा, फिर उसके बाद ब्रोका एरिया आएगा, तो उनके फंक्शंस क्या है, लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया, 3 एरियाज आएंगे। तो ये अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। अब ये स्ट्रक्चर और ये फंक्शन जो है नर्व सेल का, ये आप देख सकते हैं कि ये कॉर्टेक्स होता है, सेल होता है, वो बताएंगे आपको इसकी शेप क्या होती है कि किसमें पायरामिड सेल्स होता है, पायरामिड शेप का होगा, बेस्ट सेल्स हो रहे होते हैं, ठीक है। और वो ये इस तरह करके उन्होंने बताया हुआ फ्यूसिफॉर्म्स होंगे, सेटल सेल्स होंगे, फिर उसके बाद पायरामिड सेल है, देखिए पायरामिड की शेप का है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल है, इस तरह उन्होंने नर्व फाइबर्स बताया। अब लेयर्स आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है। लेयर्स जो होती है ना, यहाँ पे होती है 6 लेयर्स। अब ये नहीं है कि ऐसे ही होता है कि सेरिब्रम कॉर्टेक्स में से लेयर्स में डिवाइड किया फॉर द सेक ऑफ आर ईज वी डिवाइडेड इट, ऐसा कुछ नहीं होता कि इस तरह आपको लेयर्स मिल रही होंगी कि ऐसे आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहली लेयर जो आती है वो मॉलिक्यूलर लेयर है, दूसरी जो आती है वो एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर है, थर्ड जो आती है एक्सटर्नल पायरामिड लेयर है, इंटरनल ग्रेनुलर लेयर है। देखो मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर के बाद एक्सटर्नल पायरामिड लेयर है, फिर इंटरनल ग्रेनुलर लेयर है, फिर फिफ्थ में गैंग्लियोनिक लेयर जिसे इंटरनल पायरामिड लेयर कह रहे होते हैं, फिर मल्टीफॉर्म लेयर आती है, ठीक होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा होता है, इसको पढ़ने के लिए मैंने ये नोट बनाया है। देखिए सबसे पहले जो इनकमिंग स्पेसिफिक सेंसरी सिग्नल्स होते हैं वो टर्मिनेट करते हैं कॉर्टिकल लेयर ऑफ 4 में आके उसने टर्मिनेट कर दिए, किसने, जो इनकमिंग सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे पास वो 4 में आए और टर्मिनेट करके देन उसके बाद आउटपुट जो सिग्नल जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं उसमें से, वो जात के कॉर्टेक्स के 4 और 5 लेयर में जाके टर्मिनेट कर देते हैं। जो इनकमिंग आए वो 4 में जाके टर्मिनेट करके 5 और 6 में आउटपुट कम हो गया, ठीक होगा। देन उसके बाद ये फाइबर्स होते हैं लार्जली हमारे पास कहाँ पे, ब्रेन की स्टेम्प में पड़े होंगे, स्पाइनल कॉर्ड में आपको मिलेंगे, ठीक होगा। फिर उसके बाद लेयर 5 में राइज होंगे, जो भी हमारे पास आ रहे हैं लार्ज फाइबर्स, कैसे कि देखें जो लार्ज फाइबर्स आ रहे हैं ब्रेन के वो हमारे पास 5 पे आके टर्मिनेट कर देंगे, ठीक होगा। अब जो फाइबर्स जो होते हैं 4 वाले जो होते हैं ना, वो हमारे पास जो कंट्रोल कर रहे थे ना वो थैलेमस के होते हैं। ये देखें जो 4 वाले हैं ना वो हमारे पास कंट्रोल कर रहे हैं थैलेमस को, और ये जो 2 है ये हमारे पास इंट्रा कॉर्टिकल को कर रहा होता है। ये बातें लिखी है इसने इधर कि मतलब जो हमारे पास आ रहे थे ना, एंड द फाइबर्स ऑफ थैलेमस अराइजेज इन द लेयर ऑफ 4, और फिर उसके बाद लेयर 1 and 2 परफॉर्म द मोस्ट ऑफ इंटरकॉर्टिकल एसोसिएटेड फंक्शन विद स्पेशलाइज्ड लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन एंड लेयर ऑफ 2, 3 एंड मेकिंग शॉर्ट हॉरिजॉन्टल कनेक्शन विद द एडजेसेंट कॉर्टिकल लेयर। मतलब 1, 2 और 3 जो है वो इंट्राकॉर्टिकल फंक्शन करिए, 4 थैलेमस के करिए। पता होना चाहिए कि इनकमिंग सिग्नल कहाँ पे टर्मिनेट कर रहे, कौन सी लेयर में कर रही है। थैलेमस जो है वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है 4 कर रही है, और 1, 2, 3 पर इंट्राकॉर्टिकल फंक्शन कर रही है। अब यहाँ पे आते हैं एसोसिएटेड एरिया, आगे आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, इतनी एक्सप्लेनेशन जितनी मैंने बताई है इतनी लिख देंगे, डैट इज़ इनफ। फिर आता है एसोसिएटेड एरिया, 3 एसोसिएटेड होते हैं, एक होता है पराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एसोसिएटेड, प्री फ्रंटल एरिया और लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया। पराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एसोसिएटेड एरिया, प्री फ्रंटल और हमारे पास लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पराइटो ऑसिपिटल एसोसिएटेड एरिया क्या होता है। पराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एसोसिएटेड एरिया ये एनालिसिस कर रहा होता है हमारी स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। इसमें विंकिंस एरिया जो होता है वो इम्पॉर्टेंट हमारा लैंग्वेज का एरिया आ जाता है, ठीक होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है कि एंगुलर गायरस एरिया, कोई भी वहाँ पे ना एंगुलर गायरस का एरिया होता है जो इनिशिएट कर रहा होता है हमारी प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल लैंग्वेज, जो रीडिंग हम कर रहे होते हैं कोई भी, उसके लिए हमारे पास एंगुलर गायरस हो रहा होता है। जैसे ये मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा एंगुलर गायरस जो है वो इनिशिएट कर रहा है, मेरी आई से इन्फॉर्मेशन जा रही है ब्रेन तक।
विंस्कन एरिया जो है वो लैंग्वेज में मेरा इंटरप्शन दे रहा है कि वो उसको इंटरप्रिटेट कर रहा है। फिर एरिया ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। फिर उसके बाद एंगुलर गायरस एरिया जो होता है ये हमारे पास मेकिंग आउट ऑफ विजुअल प्रिसाइज वर्ड, तो उससे प्रिसाइज वर्ड जो हो रहा है वो भी एंगुलर गायरस। मतलब बेसिक फंक्शन एंगुलर गायरस का है कि जो हम विजुअल लैंग्वेज दे रहे हैं रीडिंग से उसको कर रहा है, और साथ ही विंस्कन एरिया जो है वो हमारे पास वो इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर इसके अंदर मसला है तो क्या होगा। अगर इसका एब्सेंस हो जाए तो पर्सन एक्सीलेंट लैंग्वेज होगी, कॉम्प्रीहेंशन भी लैंग्वेज होगी, थ्रू हेयरिंग पढ़ सकता है, सुन सकता है, लेकिन रीडिंग के ज़रिए नहीं अच्छी होगी, क्योंकि एंगुलर गायरस जो है मैंने बताया कि मैं बोल रही हूँ, ये रीड कर रही हूँ, तो इसको इंटरप्रिटेट लैंग्वेज में भी तो करना है ना, तो ये नहीं है तो उसका मतलब एक्सीलेंट हेयरिंग है लेकिन रीडिंग से नहीं है। इंजरी आ जाए अगर एंगुलर गायरस की तो एग्राफिया और एलेक्सिया हो जाता है, जिसमें एग्राफिया में राइट ही नहीं हम कर सकते, इनएबिलिटी टू राइट होता है, जबकि एलेक्सिया में इनएबिलिटी टू रीड हो रहा होता है। अ कंडीशन इन विच पर्सन कैन नॉट रीड एंड राइट द स्पेल वर्ड्स, ये वो वाली कंडीशन आ जाती है जहाँ पे वो रीड भी नहीं कर पाता और स्पेल भी नहीं कर पा रहा होता। तो ये प्राइटो ऑसिपिटल एसोसिएटेड एरिया का फंक्शन में मसला आया गया तो ये होगा एग्राफिया लिख दिया। देन उसके बाद हमारे पास आता है विंस्कन एरिया। विंस्कन एरिया जो होता है ये हमारे पास मोस्टली इंटेलिजेंट एरिया कह रहे होता है कि ये बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, तो विंस्कन एरिया पे डिपेंड करता है। सिमेट्रिक विजुअल ऑडिटरी एसोसिएशन जो मीट कर रहे होते हैं कहाँ पे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल लोब। अब इसकी लोकेशन याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि विंस्कन एरिया कहाँ लोकेट होता है। पोस्टीरियर पार्ट जो सुपीरियर टेम्पोरल लॉब का होता है, जबकि मैंने आपको लॉब पढ़ाया था पिछले चैप्टर में तो मैंने बताया भी था, तो वहाँ वो टेम्पोरल लोब था, तो वहाँ पे जो सुपीरियर पोस्टीरियर पार्ट पे होता है वहाँ पे हमारे पास क्या आता है, विंस्कन एरिया। विंस्कन एरिया से सोमेटिक विजुअल ऑडिटरी आ रही है। ये एरिया जो होता है ये जनरेट कर रहा होता है, प्ले द ग्रेटेस्ट सिंगल रोल फॉर इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट बहुत है जी विंस्कन एरिया। ये रीजन जो होता है डिफरेंट नेम सजेस्ट कर रहा होता है, एरिया हैज़ ऑलमोस्ट ग्लोबलस इंपॉर्टेंस होती है, जर्नल इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है, ग्निस्टिक एरिया होता है, नोइंग एरिया, टर्शरी एरिया एंड ऑल्सो फॉरर, इससे हम कह रहे होते हैं इंटरप्रिटेटिव एरिया। जी हमारा विंस्कन एरिया इज इंटरप्रिटेटिव एरिया, ग्निस्टिक एरिया, नोइंग एरिया, टर्शरी एरिया एंड द फोर। अगर विंस्कन एरिया में डैमेज आ जाए तो पर्सन हेयर कर रहा होता है, रिकग्नाइज भी कर रहा होता है, लेकिन उसको थॉट्स में अपने अरेंज नहीं कर पा रहा होता उन वर्ड्स को, उसको पता है ये क्या लिखा है लेकिन इसकी जो समझ है वो नहीं ले पा रहा होता। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि अनएबल टू अरेंज दिस वर्ड इन अ कोहेरेंट थॉट, द पर्सन मे बी एबल टू रीड द वर्ड एंड प्रिंटेड पेजेस बट अनएबल टू रिकग्नाइज थ्रू दैट व्हाट इज कन्वे, कि उसके अंदर से क्या आपको मैसेज मिल रहा है वो नहीं वो कर पा रहा होता। विंस्कन एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है। विंस्कन एरिया रिवाइज कर लेते सोमेटिक विजुअल, और हमारे पास ऑडिटरी एसोसिएटेड एरिया, पोस्टीरियर पार्ट सुपीरियर टेम्पोरल बोन के मिलता है। इंटेलिजेंट का एरिया डिफरेंट, इसको हमने नाम से जाहिर किया, इंटरप्रिटेटेड, ग्निस्टिक एरिया, टर्शरी एरिया। अगर इसका डैमेज आ जाए तो पर्सन हेयर एंड रिकग्नाइज डिफरेंट वर्ड बट अनएबल टू कोहेरेंट इनटू द थॉट्स, मतलब जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो नहीं करा। प्राइटो ऑसिपिटल एरिया हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास आता है प्री फ्रंटल एरिया, लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया। प्री फ्रंटल एरिया जो होता है ना, ये हमारे पास फ्रंटल एरिया भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये इतना एरिया इंपॉर्टेंट है ना, ये हमें ना मॉन्की के ब्रेन और इंसानों के ब्रेन में फ़र्क ही प्री फ्रंटल एरिया का होता है। जो फ्रंट साइड पे होता है प्री फ्रंटल एरिया, ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ मोटर मूवमेंट कर रहा था। इलेबोरेशन ऑफ मोटर एंड नॉन मोटर थ्रू वर्किंग मेमोरी, इलेबोरेशन मोटर नॉन मोटर की इलेबोरेशन कर रहा था वर्किंग मेमोरी से, और प्लान कर रहा था कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रोका एरिया। ये इसलिए हम एरिया पढ़ रहे हैं ताकि जब इसकी एप्लीकेशन आगे हमने पढ़नी है मेमोरी में जाके विंस्कन एरिया, ब्रोका एरिया, तो लेकिन अगर आपको फंक्शन ही नहीं उसके क्लियर तो आप किस तरह ब्रोका एरिया पता लगेगा। ब्रोका एरिया जो होता है ये हमारे पास लोकेट होता है पोस्टीरियर लेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर लेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो जो था वो हमारे पास सुपीरियर पोस्टीरियर टेम्पोरल बोन था। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और प्री मोटर एरिया होता है, पोस्टीरियरली और लेटरली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और पार्शली प्री मोटर। ये जो एरिया होता है ये मोटर पैटर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इंडिविजुअल एंड इवन शॉर्ट फ्रेजेस टू इनिशिएट एन एग्जीक्यूशन, ये जो होता है ये एरिया एक्सप्रेसिंग इंडिविजुअल वर्ड एंड शॉर्ट फ्रेजेस लैंग्वेज के साथ ज़्यादातर ताल्लुक़ रख रहा होता है। ठीक होगा। ये एरिया जो होता है वर्क करता है क्लोज एसोसिएट विद विंस्कन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन सेंटर एंड टेम्पोरल एसोसिएटेड।
अब हमारे पास आ जाता है लिम्बिक एरिया एसोसिएटेड एरिया। लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया से ये मुराद होता है कि डिफरेंट, हम जब मैंने लिम्बिक सिस्टम आपको पढ़ाया था उसकी भी वीडियो आपको A. मेडिकल नॉलेज पे मिल जाएंगे। वहाँ पे प्री हमने पढ़ा कॉर्टेक्स होता है, मैगडाला होता है, सिंगुलेटेड गायरस होता है। तो हमने पढ़ा कि वो डिफरेंट एसोसिएशन थी और हमने उसके ऊपर डिटेल पढ़ी कि वो किस किस एरिया हमारे इमोशनल, रिप्रोडक्टिव और जितनी भी ये फलिस फंक्शन होता है वो हमारा लिम्बिक, शॉर्ट टर्म को मेमोरी को कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया के अंडर आ रही होती है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि अब हमारे पास आता है मेमोरी। अब आती है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या आती है? वर्किंग मेमोरी जो हमें बिट्स और इन्फॉर्मेशन जो याद होती है, जो हम रोज़ याद कर रहे होते हैं, वो हमारी वर्किंग मेमोरी आ जाती है। Ability of prefrontal area to keep the track of many bits and recall this information when needed for subsequent is called brain working memory. ब्रेन वर्किंग मेमोरी, बिट्स और इन्फॉर्मेशन जो हम रिकॉल करें और स्टोर करें, इट्स अ वर्किंग मेमोरी। अब हमने पढ़ा हुआ है कॉर्पस कैलोसम और हमारे पास जो आता है इंटीरियर कॉम्यूश्योर का क्या फंक्शन होता है। जो हमारे पास कॉर्पस कैलोसम होती है वो दो ब्रेन के हेमिस्फीयर को आपस में ज्वाइन करी थी और इंटीरियर कॉम्यूश्योर जो होता है वो टेम्पोरल लोब को गायरस के साथ जोड़ा होता है, एंगुलर गायरस मैगडाला के साथ, मैगडाला के साथ टेम्पोरल लोब को इंटीरियर कॉम्यूश्योर कर रहा था। कॉर्पस कैलोसम connect the two cerebellum hemisphere, anterior commissure connect the amygdala with temporal lobe। अब कॉर्पस कैलोसम को इसमें आ गया था कि अगर कॉर्पस कैलोसम के न्यूरो एनाटमी में ऐसे होता है ना कि ये चीज़ अगर इसको कट करते हैं तो क्या बॉडी पे असर होता है। अगर हम कॉर्पस कैलोसम को कट कर देते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होनी है वो नहीं जाएगी। हायर इंटेलेक्चुअल एरिया से या कोई भी एरिया जिसके ऊपर मैसेज हमारा डोमिनेंट एरिया, वो भी अभी पढ़ेंगे आगे जाके, वहाँ से इन्फॉर्मेशन इस तक नहीं जाएगी। मोटर कंट्रोल ही अपना इस पर खो देगा। दिस इज़ नॉन एज कि हमने अगर सेरिब्रम इसको कट किया कॉर्पस कैलोसम को तो हमारे पास क्या आया। हम देखते हैं यहाँ पे वो कह रहे कटिंग द कॉर्पस कैन ब्लॉक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विंकन्स एरिया, डोमिनेंट हेमिस्फीयर की जो इन्फॉर्मेशन है, मोटर opposite side of a brain. Therefore, intellectual function of a Wincken's area located in the left hemisphere lose the control over right hemisphere and initiate the voluntary motor function of left hand and arm। मतलब अभी हम पढ़ेंगे कि ना हमारे ब्रेन का हाफ हेमिस्फीयर ना डोमिनेंट होता है। अक्सर कहा आपने राइट हैंडेड देखे तो इसका मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर उनका डोमिनेंट है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो डोमिनेंट एरिया की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो दूसरे तक नहीं पहुँचेगी। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सम इमोशन रिस्पॉन्स भी इवॉक्ड हो जाएंगे। कटिंग द कॉर्पस कैलोसम prevent the transfer somatic visual information from right hemisphere to the Winston's area and the hemisphere। फिर उसके बाद आता है people whose corpus callosum is completely section have two separate conscious proportion of brain। जिनके corpus callosum हुआ तो दो उनके different conscious center होता है, ठीक होगा। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा कि हायर इंटेलेक्चुअल जो हमारे पास फंक्शन आता है प्री फ्रंटल एसोसिएटेड एरिया। हमारा प्री फ्रंटल हाईली इंटेलेक्चुअल होता है, जैसे मैंने बताया ये ब्रेन मॉन्की के ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन में डिफरेंस कर रहा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। इस डायग्रामेटिक व्यू भी मैं आपके साथ PDF की फॉर्म में शेयर कर दूँ। फिर उसके बाद सेवरल डेकर एयर, जो बहुत लोग गुस्सा करते थे तो हमने क्या किया, साइकेट्रिक डिप्रेशन जिन्हें रहता होता था तो हमने उसका क्या किया, प्री फ्रंटल एरिया ही ख़त्म कर देना ताकि उसको टेंशन ही ना हो। उसमें हमें उसे कहते हैं प्री फ्रंटल लोबोटॉमी। प्री फ्रंटल लोबोटॉमी का मकसद ये था कि वो करे, लेकिन इसके नुकसानात भी आपको पता है। अगर कोई भी हम सर्जरी वगैरह करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। For a year, it has been thought that the cortex is localized higher intellectual human being, and principally because of difference between the brain and the human monkey and the human being in the great promotion of human prefrontal area. Several decades ago, before the advent of modern drug for treating a psychiatric, it was found that some patients could receive significant relief from the psychiatric depression by serving the neural connection between the prefrontal area of a brain and remain of a brain as prefrontal lobotomy. The patient lost their ability to solve the complex problem. This is because unable to learn to parallel task of the same time। देखो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो नहीं सॉल्व कर पा रहा होगा, उसके बाद अनेबल टू लर्न पैरेलल टास्क नहीं का, एग्रेसिवनेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, और एम्बिशियस कम होगा। हमने पढ़ा कि एग्रेसिवनेस जितना ज़्यादा तो बंदा उतना एम्बिशियस होता है। सोशल रिस्पॉन्स जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। पेशेंट कुड स्टिल टॉक एंड कंप्लीट लैंग्वेज बट दे आर अनेबल टू कैरी आउट थ्रू लॉन्ग टर्म ट्रेन थॉट्स एंड देयर मोर प्रीफ्रंटल एरिया की लोबोटॉमी की वजह से ये हुआ कि वो पेशेंट स्टिल टॉक और कनेक्ट
कंप्रीहेंस लैंग्वेज, बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेन थॉट्स थे वो कैरी नहीं कर पा रहा था। मूड जो चेंज था वो रैपिडली हो रहा था, एकदम ही गुस्सा और मैडनेस की तरफ जा रहा था।